जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सपो पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आज के अपने सेशन की दूसरी वीडियो। इसका पहला भाग आपने वर्णमाला का पहला भाग आपने पहले ही देख लिया है। अब हम वर्णमाला के भाग 2 लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हम आपको उस वीडियो के जो बाकी बचा हुआ कंटेंट था वो आपको क्लियर करवाएंगे। तो दोस्तों, आप सब ने हमारा बहुत साथ दिया, आप लोगों के प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमसे इस चैनल में थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हो जाती हैं तो दोस्तों उनके लिए माफ़ कीजिएगा। और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपकी राय के हिसाब से ही कि हमको और कैसे अपने चैनल में प्रोग्रेस करनी चाहिए, कैसे अपने हम आपको पढ़ाना चाहिए। तो अगर आप हमें कुछ भी कहना चाहिए, अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में जा करके हमें अपनी राय जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वरों के भेद में हमने दो पॉइंट पढ़ चुके हैं। आज हमारा नंबर है तीसरा। ठीक है, कि स्वरों के भेद किस आधार पर कैसे माने जाते हैं। अब हम नंबर 3 है हमारा जीभ, जिसको बोलते हैं जिह्वा। ठीक है, जो जीभ होती है जिह्वा। ठीक है, जिह्वा को संस्कृत में बोलते हैं कि उत्थापित। उत्थापित का अर्थ होता है दोस्तों उठने की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, जीभ के उठने की स्थिति पर स्वरों के भेद वो देख ले कैसे। इसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। जीभ के उठने की स्थिति पर स्वरों के जो भेद किए गए हैं 3 किए गए हैं दोस्तों। कौन कौन से? अग्रस्वर। अग्रस्वर, अग्र का मतलब होता है दोस्तों अगला। ठीक है, जिसमें जीभ का अगला भाग कार्य करेगा वो स्वर होंगे अग्रस्वर। मध्य या केंद्रीय स्वर, वे स्वर जिनको बोलने में जीभ का मध्य भाग या केंद्रीय भाग कार्य करेगा, मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाएंगे। अब नंबर 3 हमारा पश्च स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में जीभ का पश्च मैंने पिछला हिस्सा कार्य करेगा, वो पश्च स्वर कहलाएंगे। अब हम इनका विश्लेषण आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्वर किस किस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम इनके बारे में बताते चलेंगे। पहला हमारा जो भाग था वो था अग्रस्वर। अग्रस्वर किसको कहते हैं इसके बारे में देखिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, जो हमारी जीभ है, अगला भाग ऊपर नीचे उठता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है वे अग्रस्वर कहे जाते हैं। तो दोस्तों, जिन स्वरों को बोलने में हमारी जीभ का अगला भाग कार्य करेगा केवल, उनको हम अग्रस्वर बोलेंगे। जैसे ई बोल के देखना, ई, री, ए। इनमें क्या होगा कि हमारी जीभ का जो आगे का हिस्सा है ना, केवल वही हल्का उठेगा, वही कार्य करेगा। बाकी हमारी जो जीभ है वो बिल्कुल शांत पड़ी रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा नंबर 2 मध्य या केंद्रीय स्वर। ठीक है दोस्तों, अग्रस्वर का पता चल गया। अग्रस्वर कितने हमारे? ई, री, ए, ऐ, ये है हमारे 5। ठीक है दोस्तों, जो हमारे अग्रस्वर है, जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं जो। अब है मध्य या केंद्रीय स्वर, जो स्वर हमारे जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं। देखिए, हिंदी में क्या कहा है? हिंदी में अस्वर केंद्रीय है, केवल अस्वर ही केंद्रीय है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, अतः अमध्य या केंद्रीय स्वर है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होगी हमारी? 1। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोला है कि केवल जो अ होता है, सबसे शुरू का जो वर्ण होता है वर्णमाला का अ, वो ही केवल स्वर केंद्रीय होता है। ठीक है, इसके उच्चारण में ही जीभ का जो मध्य भाग है हमारा, बीच का हिस्सा है जो, वो ही थोड़ा सा ऊपर उठता है, नहीं तो इसके अंतर्गत और कोई स्वर नहीं आता है। तो इनमें संख्या कितनी आ गई हमारी? 1। मध्य केंद्रीय स्वर कौन सा है दोस्तों? वो हो गया हमारा अ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नंबर 3 है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च का मैंने बताया था पिछले ही कि पश्च का मतलब होता है पिछला। ठीक है, तो पश्च स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है वे पश्च स्वर कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहे जाते हैं? वो पश्च स्वर कहे जाते हैं। जैसे आ, जब हम बोलेंगे आ, तो आप उच्चारण करेंगे, तो जब आप उच्चारण करोगे ना तो आपको पता चलता जाएगा। प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को आप प्रैक्टिकली करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करना सीखते हैं ना, वो दिमाग में पूरी तरह से बिल्कुल छप जाती है। ठीक है, उनको कोई नहीं मिटा सकता फिर। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आ, जब आप बोलोगे ना आ, तो जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो उठ जाएगा। ऐसे है ऊ,
ओ, औ। ये कितने होते हैं हमारे? ये होते हैं 5। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन 5 के अलावा भी वर्तमान में अ का प्रयोग भी स्पष्ट स्वरों में ही होता है। अ का हमने आपको पहले भी बताया है, अ होता क्या है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है दोस्तों, तो अ का इस्तेमाल भी स्पष्ट स्वरों में ही आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है हमारा नंबर 4। नंबर 3 हमने बता दिया कि जीव के उत्थापी स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, जीव के उठने के आधार पर। अब है नंबर 4, मुख के खुलने के आधार पर। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद, कि मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। जब आपका मुंह खुलता है तो किस आधार पर कैसे स्वर निकलते हैं, उनके बारे में बताएंगे। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए हैं दोस्तों? 4 भेद बताए हैं। 4 तरह से हमारे मुंह खुलता है और स्वरों के अलग अलग उच्चारण होता है। वो देख लीजिए कैसे। नंबर 1 है हमारा समृद्ध स्वर। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 अर्ध समृद्ध स्वर। नंबर 3 विवृत स्वर और नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर। ठीक है दोस्तों, ये 4 आधार बताए हैं। इनके आधार पर हमारे मुंह से जो है स्वरों का उच्चारण होता है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा मुंह होता है, मुंह के खुलने के आधार पर कौन कौन से स्वर कैसे निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 है हमारा समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, वो देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, उन्हें बोलते समय हमारा मुंह जो होता है सबसे कम खुलता है। सबसे कम खुलता है हमारा मुंह जिनको बोलते समय ऐसे स्वर, अर्थात समझ लीजिएगा मुंह लगभग बंद रहता है। मतलब मुंह ऐसा लगता है जैसा बंद है लेकिन बहुत हल्का खुला हुआ होता है, तब भी हम उन शब्दों को आसानी से बोल लेते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं समृद्ध स्वर। कौन कौन से है वो, जिसे हम बोल लेते हैं ई। ई आप हल्के से होठ भी खोल लोगे ना तब भी बोला जाएगा ई। ठीक है, ऐसी है ई, ऊ। ठीक है, ऊ ज्यादा नहीं खुलेगा मुंह, ऊ हल्के से होठ गोल होंगे बस, ऊ। ठीक है, ऐसे ही ऊ, ऐसे री। री, री तो आप ऐसे बोल दोगे जैसे आप पता ही लगेगा कि बोल भी रहे हैं, री। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह लगभग बंद रहता है या बहुत कम खुलता है, सबसे कम खुलता है, वो समृद्ध स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ये 5 आते हैं, ई, ऊ और री। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 2 देख लीजिए। नंबर 2 है हमारा अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, मुख मुंह को बोलते हैं दोस्तों, ये किताबी भाषा है। ठीक है, इसलिए मुख, मुख लिखा हुआ है वहां पर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक खुलता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, बोलते समय जो समृद्ध स्थिति हमने बताई थी लगभग बंद वाली, ठीक है, सबसे कम खुलता है जो सा मुंह, जिसमें मुंह, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उससे थोड़ा अधिक खुलता है मुंह। ठीक है, अर्थात मुंह आधे से कम खुलता है, ज्यादा भी नहीं खुलता, आधे से कम खुलता है, लेकिन समृद्ध स्थिति से थोड़ा ज्यादा खुलता है। उनको अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। उनको समझ लीजिए कैसे स्वर हैं। वो है हमारा ए। ए दोस्तों, थोड़ा सा हमारा मुंह ऐसा भी नहीं लगेगा कि बंद है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आधा खुला हुआ है। ठीक है, तो जब ए बोलेंगे, ए का उच्चारण करेंगे तो आधे से कम खुलेगा मुंह उसमें। ऐसे हम बोल देंगे ओ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ऊ बोला था, ऊ जैसे बोलेंगे ना उससे थोड़ा अधिक मुंह खुलेगा ओ बोलने के लिए, ओ। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे हो गए, हमारे दोनों के दोनों अर्ध समृद्ध स्वर हो गए। समृद्ध स्वर समझ में आ गया, फिर अर्ध समृद्ध स्वर समझ में आ गया, किसे कहते हैं। अब है नंबर 3 विवृत स्वर। विवृत स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है। जिस स्वर का उच्चारण करने में हमारा मुंह सबसे अधिक खुलता है उसको ही हम विवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों, देख लीजिए। इसके अंतर्गत आता है हमारा आ। जब हम आ का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह पूरा खुलेगा, जैसे बोलकर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आ, इसमें जैसे हम छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए बुलवाते हैं दोस्तों कि कब बोलो आ, तो जैसे आ बोलता है ऐसे उसके मुंह में हम खाना डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आ इसलिए बुलवाया जाता है क्योंकि जब कोई भी आ बोलेगा तो उसका पूरा मुंह खुल जाएगा। ठीक है, हाँ बोलकर देख लीजिए आ, आप भी बोलकर देख लीजिए। ठीक है, सबके साथ होता है ऐसे। हमारा अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर में क्या होता है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह विवृत की तुलना में, विवृत की तुलना में, जिसमें हमारा मुंह पूरा खुला था जिस स्वर के उच्चारण में, ठीक है, अब उसकी तुलना में थोड़ा कम खुलता है। मतलब उसमें हमारा मुंह पूरा खुला था लेकिन इसमें पूरे के पूरे से थोड़ा कम खुलेगा लेकिन आधे से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, भी देख लीजिएगा, अर्थात मुंह आधे से ज़्यादा खुलता है।
ठीक है। तो जिन स्वरों में हमारा मुंह विवृत की तुलना में तो थोड़ा कम खुलेगा, लेकिन आधे से अधिक खुलेगा, तो वो स्वर क्या कहलाएंगे? अर्धविवृत स्वर कहलाएंगे। ये हमारे अ, ऐ, औ और औ, ठीक है। ये 4 स्वर जो है हमारे, ये आते हैं अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ने, ठीक है। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नंबर 5 भेद। नंबर 5 भेद क्या है हमारा? ओष्ठों की स्थिति या मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ माने हमारे जो होठ होते हैं दोस्तों, होठों के आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा है, कैसे करके होठ की स्थिति पर कैसे स्वर निकलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा वर्तुल स्वर या वृत्तमुखी स्वर, ठीक है। दूसरा है अवर्तुल स्वर या अवृत्तमुखी स्वर। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि वर्तुल स्वर क्या होता है और अवर्तुल स्वर क्या होता है। देखिए दोस्तों, वर्तुल स्वर नंबर 1 है हमारा वर्तुल स्वर। वर्तुल स्वर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, देखिए, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ हमारे जो होठ होते हैं गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो होठ होते हैं दोस्तों, वे गोल हो जाते हैं, गोलाई की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? वर्तुल या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं दोस्तों। जैसे ऊ, उच्चारण करके देखिए दोस्तों, जब आप उच्चारण करोगे ऊ का, तो आपके जो होठ है वे गोल हो जाएंगे। बोलकर देखेंगे जब ऊ, ऐसी ऊ। अब हम उच्चारण करेंगे ओ और फिर औ। तो ये जो स्वर हैं हमारे चारों, जो 4 वर्ण हैं, इनका उच्चारण करते समय हमारे जो होठ है वो गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इनको हम वर्तुल या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब इसके बाद नंबर 2 है हमारा अवर्तुल या अवृत्तमुखी स्वर। अवर्तुल, अब जो वर्तुल था उसके सामने अ लग गया, मतलब अब जो गोलाकार आकृति वाले नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, नाम से ही समझ जाना चाहिए आपको क्या इसमें क्या कहने वाले हैं। तो देख लीजिए इसकी परिभाषा, देखिए, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ यानी हमारे होठ गोल नहीं होते, अपितु कहते हैं बल्कि, ठीक है, फैल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो होठ है वो गोल नहीं होते हैं बल्कि फैल जाते हैं दोस्तों। जैसे हम उच्चारण करेंगे आ, होठ गोल नहीं होंगे इनमें, ठीक है। ई, ए, ऐ, ठीक है दोस्तों। अगर ये शब्द वो हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके घर में या आस पड़ोस में जब भी छोटे बच्चे होते हैं तो हमसे बोलते हैं कि अपने दांत दिखाओ, तो जब वो नहीं दिखाते हम बोलते हैं कि ई करो, ई, तो ऐसे करवाते हैं उनसे कि ई। तो जब वे ई बोलते हैं तो जो उनके होठों की जो आकृति है दोस्तों फैल जाती है, जिससे उनके दांत दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगर नहीं भी किसी ने कराया तो आज अपने पड़ोस के बच्चों को पकड़ो, उनसे ई करवा के देखो। ठीक है, जब वो ई करेंगे तो उनके दांत दिख जाएंगे। ठीक है, चलो। अब एक खास चीज, जो री होती है ना हमारी, वह अर्धवृत्ताकार स्वर माना जाता है दोस्तों। जो हमारे स्वरों में री होती है उसको अर्धवृत्ताकार मानते हैं, ना तो इसको वर्तुल में रखते हैं और ना ही अवर्तुल में। ठीक है दोस्तों, ये हम बोलते हैं री। ठीक है, तो इसमें हमारे होठ भी फैलते हैं और गोलाकार आकृति के भी दिखाई देते हैं, री। ठीक है, री। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको अर्धवृत्ताकार स्वर माना जाता है। क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद दोस्तों आता है हमारा नंबर 6 भेद। वो कौन सा है? जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा माने जीभ की जो पेशियां होती हैं, जो उसकी पेशियां होती हैं, उनके तनाव के आधार पर, उनमें कितना तनाव आता है कितना तनाव नहीं आता है, उनके आधार पर स्वरों के भेद करेंगे। इसके पहले हमने जीभ के उत्थापित स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद पढ़े थे कि जीभ के उठने के आधार पर अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना, ये है जीभ की पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों के भेद। तो कौन कौन से भेद हैं? इस आधार पर स्वरों के 2 भेद किए गए हैं। 2 भेद में नंबर 1 है इसका शिथिल स्वर। ठीक है, कौन से स्वर आएंगे जिसमें शिथिल स्वर आएंगे? नंबर 2 है इसमें हमारे कठोर स्वर। अब उनको देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है हमारा शिथिल स्वर। शिथिल स्वर किन्हें कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ की पेशियों में तनाव नहीं पड़ता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, उन्हें बोलते समय हमारे जीभ में तनाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
अर्थात उच्चारण करने में जिह्वा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारी जीभ को कितनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसानी से उन शब्दों को, उन वर्णों को हम बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं। कौन कौन से है वो देख लीजिए। जैसे हमारा हो गया अ, जब हम आ बोलेंगे दोस्तों तो हमारी जीभ को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कितना भी जोर नहीं पड़ेगा इसके पेशियों पर, तनाव कितना भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम ई और ऊ। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जीभ की जो स्थिति है वह बिल्कुल शिथिल पड़ी रहेगी ऐसे ही, उसमें कोई तनाव नहीं आएगा, हमारी जीभ की पेशियों में कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा कठोर स्वर। कठोर स्वर क्या होता है दोस्तों? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ की पेशियों में तनाव पड़ता है, अर्थात उच्चारण करने में जिह्वा को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ की पेशियों में तनाव पड़ता है और हमारी जीभ को उनका उच्चारण करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं? कठोर स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे आ, ई, ऊ। जैसे हम आ बोलेंगे, जैसे हम आ स्वर का उच्चारण करेंगे दोस्तों, तो जो हमारी जीभ की जो पेशी है उनमें तनाव आ जाएगा, हमारी जीभ पीछे को खींचेगी। जब आप उच्चारण करोगे ना तो तब आपको पता चलेगा। उच्चारण करते चलिए, साथ में देखते चलिए। जब हम उच्चारण करेंगे आ, तो जब आ करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो पीछे को खिंचाव आएगा, उसमें जो हमारी जीभ की जो मांसपेशियां है वो कठोर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारा ई जब बोलेंगे हम, तो जब हम बोलते हैं ना, देखिए यहाँ पे गले में हमारे खिंचाव आता है। ठीक है, ई। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे ऊ। जब हम ऊ बोलेंगे तो एकदम से जो हमारी जीभ की पेशी है उनमें खिंचाव आ जाएगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कठोर स्वर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्वर के आखिरी और सातवें भेद की। तो क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। मतलब कि हम जो बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, उनके आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों यह, और इसके अंदर से बहुत अधिक एग्जाम के अंदर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत अधिक ध्यान से पढ़िएगा, बहुत खास से ये टॉपिक है आपका। तो देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं दोस्तों? 6 भेद किए गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। पहला है हमारा कंठे स्वर। कंठे स्वर मतलब कंठ से निकला हुआ। ठीक है, कंठे, कंठ मैंने गला। ठीक है, जिन स्वरों को हम गले की सहायता से बोलते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो स्वर जो गले से मुख विवर के रास्ते से बाहर आते हैं, गले के रास्ते से हवा निकालते हैं, उनको हम कंठे स्वर बोलते हैं। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे अ और आ। ठीक है दोस्तों, अ और आ। ठीक है, ये दो स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय डायरेक्ट गले से हवा बाहर आती है। ठीक है दोस्तों, अब है नंबर 2 हमारा तालव्य स्वर। ठीक है, तालव्य स्वर। तालव्य मतलब जो स्वर तालु की सहायता से बोले जाते हैं। दोस्तों, हम इनको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें जब तक इनका प्रॉपर पता नहीं होगा कि कहाँ पर कौन सा स्थान है, किस जगह पर है, तब तक हमारी यह बिल्कुल भी याद नहीं होगी। तो इन चीज़ों को ना प्रैक्टिकली याद करते हुए चला करिए। ठीक है, अब गले का सबको पता है कि गला कौन सा है हमारा, गला अंदर है, यहाँ पर ये गला है हमारा। ठीक है, अब तालु, बात आती है तालु की। तालु कहाँ है? तालु है दोस्तों जो हमारे मुंह के ऊपर की छत होती है ना, इसका पिछले वाला हिस्सा, गले से थोड़ा आगे आ करके जो जीभ के ऊपर होता है, पिछली तरफ जीभ के पिछले हिस्से के ऊपर होता है, उसको हम तालु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वर्ण जो तालु की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उनको हम तालव्य स्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे ई और ई। जब हम ई का उच्चारण करेंगे दोस्तों, ई, तो जो हमारी जीभ है, पिछला हिस्सा जीभ का जो है वो ऊपर तालु से टकरा जाएगा, तब आवाज आएगा, तब उच्चारण होगा ई का। ठीक है दोस्तों, उच्चारण अगर आपको किसी भी वर्ण को सीखना है तो समय समय पर उसका उच्चारण करके देख लीजिएगा कि वह किस स्थान से बाहर आ रहा है। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको इस बारे में पता नहीं चलेगा। तो ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखिए कि वह वर्ण, वह स्वर कहाँ से उच्चारित हो रहा है, वह शरीर का कौन सा अंग है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है हमारा मूर्धन्य स्वर। ठीक है, मूर्धन्य स्वर से क्या पता चलता है कि ये जो स्वर है, यह है मूर्धा से बोला जाता है। जो हमारे मुख का ऊपर की जो छत है, मुंह के अंदर की ऊपर की छत है, जीभ के ऊपर की जो छत है, अगला हिस्सा उसका, उसको हम मूर्धा बोलते हैं दोस्तों। उसका नाम क्या है? मूर्धा। तो जो यह स्वर है, यह मूर्धा की सहायता से बोला जाता है। जब आप उच्चारण करेंगे री का, री, तो जो जीभ का अगला हिस्सा है वह ऊपर छत पे टकरा करके नीचे आएगा एकदम। री उच्चारण करके देखिएगा, री, तो इसलिए इसको मूर्धन्य स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला नंबर है
नंबर 4 ओष्ठ्य स्वर। ओष्ठ्य स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? ओष्ठ माने होठ, जो हमारे होठ है, लिप्स जो है दोस्तों, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम अपने लिप्स की सहायता से करते हैं, होठों की सहायता से करते हैं, उनको ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। ये कौन से दोस्तों? ये है हमारा ऊ और ऊ। जब आप ऊ का उच्चारण करेंगे तो देखिएगा इसमें होठ, जो होठ है उनकी मुख्य क्रिया होती है। आप बिना होठों को हिलाए ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप ऊ बोलोगे तो आपके होठ अपने आप ही क्रिया कर जाएंगे, ठीक है, वो गोलाकृति बना जाएंगे। इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे ओष्ठ्य स्वर है। जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं वो ओष्ठ्य स्वर होते हैं, जिनमें होठ क्रिया करते हैं वो ओष्ठ्य स्वर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है हमारा नंबर 5, जिसका नाम है कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर, इसमें दोस्तों 2 शब्द हैं, एक कंठ एक तालु, ठीक है। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ यानी गले की और तालु की सहायता, दोनों की सहायता से, दोनों के मिश्रण से किया जाता है, उनको हम कंठ तालव्य स्वर बोलते हैं। हमने आपको तालु के बारे में पहले ही बता दिया कि तालु कौन सा हिस्सा है, कंठ का आपको पता है, कंठ गले को कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से ये स्वर बोले जाते हैं, जिनका नाम है ए और ऐ, ठीक है दोस्तों। तो दोनों स्वर हो गए ये भी। अब हमारा आखिरी वाला हो गया नंबर 6, इसका नाम है कंठोष्ठ्य स्वर। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है। जो कंठ यानी गले की और ओष्ठ यानी होठ, कंठ और होठों की सहायता से बोले जाते हैं ऐसे स्वर, उनको हम क्या कहते हैं? कंठोष्ठ्य स्वर कहते हैं। ये स्वर कौन से है? ओ। जब आप बोलोगे ओ तो इसमें आपके होठ जो है वो भी बिल्कुल गोल हो जाएंगे, अब मतलब वो भी क्रिया करेंगे, और जो ओ की ध्वनि है वो बिल्कुल सीधे गले से बाहर आएगी, कहीं भी उसका अवरोध नहीं होगा, ना जीभ के, ना किसी मूर्धा में, ना तालु में, ठीक है। वो बिल्कुल सीधे गले से बाहर आएगी, इसलिए इसको कंठ ओष्ठ्य कहते हैं। गले से बाहर सीधी आवाज़ आती है और जो होठ होते हैं वो इसमें क्रिया करते हैं, इसलिए इनको कंठोष्ठ्य स्वर कहते हैं। ये हमारे ओ और औ, ठीक है दोस्तों, ये दोनों स्वर होते हैं। तो अब हमने इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है। आप इनको बहुत अच्छी तरह से लिखते हुए चलिए दोस्तों, बिल्कुल दिमाग में ऐसे छाप दीजिए जैसे फोटो सेट कर देते हैं, ठीक है। इनको भूलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में वो गलत कर देते हैं, क्योंकि वर्ण बहुत सारे हैं। ऑप्शन में आपको बहुत सारे वर्ण देखने को मिलते हैं, अगर आपने उनको उच्चारण स्थान के आधार पर याद किया हुआ है, प्रैक्टिकल याद किया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी बोल के देखेंगे कि उसी वर्ण का उच्चारण करेंगे और देख लेंगे कि वह वर्ण किस हिस्से से बोला जाता है। अगर आपने उनको पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल 100% उसको सही लगा कर आएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। स्वरों की विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता होती है इसकी कि स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। जो स्वर होते हैं वह स्वतः उच्चारित होते हैं, मतलब जब वे बोले जाते हैं तो उनके साथ में किसी भी वर्ण का संयोग नहीं होता है, वे स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो उनके उच्चारण में, उनके बोलने में किसी भी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, किसी भी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, किसी अन्य वर्ण की बिल्कुल भी सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए वो स्वतः उच्चारित होते हैं। दूसरा देख लीजिए, दूसरी क्या विशेषता है वर्ण की, स्वरों की, कि जो री का प्रयोग होता है केवल तत्सम शब्दों में होता है दोस्तों। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होएगा। तत्सम शब्द अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इसके बाद हम आपको तत्सम शब्द भी पढ़ाएंगे कि तत्सम शब्द होते क्या है। तो कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहिएगा, हम आपको हर एक चीज़ को बहुत ही विश्लेषण के साथ पढ़ाते हुए चलेंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। इसे कौन सा स्वर कहते हैं? री को तत्सम स्वर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर 3 क्या विशेषता है स्वर की? कि अ अंग्रेजी से हिंदी में आया है। जो अ है अंग्रेजी से हिंदी में आया है दोस्तों, मैंने इसके बारे में पहले बताया है कि जो अ है ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसको क्या कहा गया है, इसमें बता देंगे हम। अ अंग्रेजी से हिंदी में आया है तथा ग्रहण कर लिया गया है, अपना लिया गया है, दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आया है, और हम इसको अपनी भाषा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करने लगे हैं, इसलिए कहा है इसको कि ग्रहण कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है ये हिंदी भाषा में। अतः इसे आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसको ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं बहुत बार इसको, कि जो अ शब्द है वो कौन सी भाषा का है और उसको हिंदी भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो अ अंग्रेजी का है और इसको आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं। यह आ तथा ओ, आ तथा
ओ के बीच की ध्वनि है दोस्तों, आ और ओ के बीच की ध्वनि है, या फिर कह सकते हैं इनके मिश्रण की ध्वनि है, आ के और ओ के। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ऑफिस तो हम ऑफिस बोलते हैं, ना कि ऑफिस। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, जो आपने शायद ही पढ़ी होंगी, बहुत से बच्चों ने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 क्या विशेषता है स्वरों की, कि स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। ठीक है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, अपने मुंह से स्वरों को बोलते हैं, तो जो हमारे अंदर से श्वास निकलता है उसकी मात्रा कम लगती है स्वर में। ठीक है, अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब वायु, कम वायु लगने वाले स्वर, उनको बोलते हैं हम अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, ऐसे नंबर 5 देख लीजिए हमारी। नंबर 5 विशेषता क्या है, कि स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जो हमारी स्वर तंत्रियाँ है, जितनी भी तंत्रियाँ हम सारे पढ़ाएंगे आपको, जो हमारी स्वर तंत्रियाँ है उनमें स्वरों का उच्चारण करते समय कंपन होता है। इसलिए सभी स्वर जो होते हैं वह घोष होते हैं, और सघोष भी उसको ही कहते हैं। ठीक है, घोष और सघोष एक ही अर्थ है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। घोष का भी वही अर्थ है, सघोष का भी वही अर्थ है। ठीक है, तो स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 विशेषता देख लीजिए। नंबर 6 विशेषता क्या है, कि स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत्य नहीं है। स्वर ध्वनियों के अंदर जितनी भी हमारी स्वर ध्वनियाँ हैं, अ से लेकर के औ तक, उनमें कोई भी दंत्य नहीं है। दंत्य मतलब जिसमें हमें उच्चारण करने में दांत की सहायता लेनी पड़े, दांत से बोलनी पड़े। ठीक है, जैसे व का उच्चारण करते समय हमारे जो होठ है वो दांतों से लगते हैं, वा का उच्चारण जो है, लेकिन वो स्वर नहीं है, वो व्यंजन है। तो क्या कहा है कि स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत्य नहीं है। अब इसके बाद नंबर 7 विशेषता देख लीजिए। नंबर 7 क्या है, कि अयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतया तत्सम शब्दों में होता है। जो भी अयोगवाह ध्वनि होती है उनका प्रयोग मुख्य रूप से तत्सम, तत्सम माने संस्कृत के शब्दों में, ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो अयोगवाह ध्वनियों है उनका प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। संस्कृत भाषा में सबसे ज़्यादा अयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग मिलेगा आपको। इसके बाद लास्ट नंबर 8 विशेषता है, कि विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। अगर किसी भी शब्द के पीछे आपको विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ मिल जाए, विसर्ग की मात्रा लगी हुई मिल जाए दोस्तों, तो उसको आप समझ लीजिएगा कि वो संस्कृत का शब्द है, तत्सम का शब्द है। सबसे ज़्यादा प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग हमेशा संस्कृत में होता है। जैसे हम प्रयोग करते हैं प्रातः, अतः। ठीक है, ये दोनों तो ये कैसे हैं, तत्सम शब्द। जो इनके पीछे 2 बिंदी लगी हुई है ना, ये गोल वाली, देखो दोस्तों ध्यान से देखना है, गोल वाली जो बिंदी लगी हुई है इनको बोलते हैं विसर्ग का चिन्ह। इसके बाद हम आपको चिन्ह भी पढ़ाते हुए चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी स्वरों की विशेषता है कि इनको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, सारी की सारी खास है आपके लिए भी और बाकी सब के लिए भी। अब दोस्तों हमने वर्णमाला के स्वरों का बहुत ही गहनता से अध्ययन कर लिया है। अब उसके बाद स्वरों के बाद जो आते हैं वो होते हैं आपके अयोगवाह। अयोगवाह देख लीजिए क्या होता है दोस्तों। स्वर और व्यंजनों के अलावा वर्णमाला में, स्वर और व्यंजनों के अलावा वर्णमाला में प्रयुक्त उन वर्णों को जो न तो स्वरों की भांति स्वतंत्र होते हैं और न ही पूर्ण व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो दोस्तों वे वर्ण जो न तो स्वरों की तरह स्वतंत्र होते हैं और न ही वर्ण होते हैं, उनको अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह की हिंदी देख लीजिए, अयोगवाह। ठीक है, अ माने नहीं जोड़ा, नहीं, योग माने जोड़ा गया हो, जिनको नहीं जोड़ा गया हो। ठीक है, कहीं पर भी, ना स्वरों में ना व्यंजनों में। ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं अयोगवाह। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। 2 कौन कौन सी होती है, वो है हमारा नंबर 1 अनुस्वार अयोगवाह, अनुस्वार अयोगवाह। नंबर 2 विसर्ग अयोगवाह। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों अयोगवाह के बारे में हम बहुत ही विश्लेषण के साथ आगे आपको बताने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में। तो दोस्तों अयोगवाह में जो हमारा पहला नंबर है वो है अनुस्वार अयोगवाह। अनुस्वार अयोगवाह किसे कहते हैं,
जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा, जिसको हम वायु कहते हैं, जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है केवल नाक से निकलती है, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा, शिरोरेखा किसे कहते हैं दोस्तों, सीखते चलिए कि हम इसमें किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिरोरेखा बोलते हैं जैसे हमने शब्द लिखा हुआ है और इसके ऊपर हमने लाइन खींची हुई है ऐसे करके, ठीक है, लाइन जो है दोस्तों इसको बोलते हैं शब्द की शिरोरेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, शिरोरेखा। तो इसलिए कहा है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जब केवल नाक से ही वायु निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए, मतलब लिखने के लिए, दिखाने के लिए हम शिरोरेखा के ऊपर बिंदु, एक लाइन खींच दी ऐसे, उसके ऊपर एक बिंदु लगा दिया, ठीक है, ऐसे उस बिंदु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी अनुस्वार कहते हैं दोस्तों। क्या होता है अनुस्वार, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो केवल हम उसका उच्चारण नाक से करते हैं, ठीक है, जो वायु निकलती है वो केवल नाक से ही निकलती है, और उसे लिखने के लिए हम शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा देते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया इतना। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया हमने, जैसे लिखा हमने बंदर, हमने बैक के ऊपर जो ये दिया है, ये जो चिन्ह लगाया है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा अनुस्वार का चिन्ह है। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा है कंघा, संग, लंगूर आदि बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे दोस्तों ऐसे ही, जिनमें यह चिन्ह लगा होगा, ऊपर एक बिंदु लगा होगा, तो उसे क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार के बारे में पता चल गया, अनुस्वार किसे कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए अनुस्वार के कुछ विशेषताएं, कुछ पॉइंट होते हैं खास खास, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में प्राय पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। हिंदी में पंचम वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, कै वर्ग, पै वर्ग, तै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तो उनका जो पंचम वर्ण है, पांचवा वर्ण है, उसको हम बोलते हैं पंचम वर्ण। ठीक है, तो क्या होता है कि हिंदी में प्राय पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में होता है। इसी शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगाया हुआ है, इसी के रूप में होता है। किसका इस्तेमाल दोस्तों, जो हमारे पांचों वर्ग है उनका जो पंचम वर्ण है, उनका इस्तेमाल हम करते हैं किसमें, बिंदु के रूप में करते हैं। अब देखिए आगे समझिएगा कैसे। हिंदी भाषा के शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन है, हिंदी भाषा के शब्द में अगर कोई हिंदी भाषा का शब्द लिखा हुआ है और उसमें अनुस्वार, कहीं पर ऐसी बिंदी लगी हुई दिखेगी आपको, और उसके बाद जो व्यंजन होगा, व्यंजन होना चाहिए दोस्तों, उसके बाद जो व्यंजन होगा उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई शब्द लिखा है और उस पर अनुस्वार का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसके बाद, चिन्ह के बाद जो वर्ण होगा, अगर वो व्यंजन है, तो अगर वो किसी वर्ग का है तो उस वर्ग का अंतिम वर्ण के रूप में लिखा जाएगा और उसी में ही वह बोला जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी मत घबराइए, हम आपके यहाँ पर बिल्कुल सरलता से समझाने के लिए ही हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, जैसे जैसे हमने देखा, पहले हम ले लेते हैं कै वर्ग के रूप में। कै वर्ग जैसे हमने लिखा गंगा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या लिखा, गंगा। अब गा के ऊपर अनुस्वार चिन्ह है, ये रहा देखो। ठीक है, अब इसका, इस अनुस्वार चिन्ह के बाद कौन सा वर्ण है, फिर दोबारा ग ही है। तो ग जो है वो कै वर्ग का है, और कै वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, देखिए क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो पंचम वर्ण कौन सा है दोस्तों, हमारा अंग है, अंग। ठीक है, तो अंग हमारा पंचम वर्ण है। इसी पंचम वर्ण को हम अनुस्वार के रूप में लिख देंगे, तो यह है गंगा। जब आप उच्चारण करेंगे गंगा, तो जब आप बोलोगे ना गंगा, तो उसमें आपको खुद ब खुद अंग का जो स्वर है वह सुनाई देगा। ठीक है दोस्तों, आवाज़ सुनाई देगी गंगा। ठीक है, गंगा जब आप बोलोगे तो उसमें अंग अब खुद ब खुद बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे ही है च वर्ग। च वर्ग का हमने एक शब्द लिया है चंचल। ठीक है, देखिए दोस्तों, च पे यहाँ पर अनुस्वार का चिन्ह है, और इस अनुस्वार के चिन्ह के बाद हमारे पास च आया है, तो हम देखेंगे कि यह कौन से वर्ग का है, तो यह च वर्ग का है। और च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, च, छ, ज, झ, अय। ठीक है, तो हमारा पंचम वर्ण कौन सा हुआ, अय हुआ दोस्तों। तो क्या, जब यह अनुस्वार है, यह अय बोला जाएगा दोस्तों, और अय ही लिखा जाएगा। अगर हम इनको वर्णों में तोड़ेंगे तो हम अय ही इसको विभाजित करेंगे यहाँ पर, और ऐसे ही यह बोला जाएगा। तो हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाकर इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और जब हम उच्चारण करेंगे, देखो उच्चारण करके देखो इसका, जब हम बोलेंगे चंचल, तो अय
हमारे स्वर में ही सुनाई देगा। अय चंचल, चंचल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही लिया हमने तय वर्ग। तय वर्ग से क्या लिया हमने? पंथ। प के ऊपर अनुस्वार दिख रहा है दोस्तों, ये वाला अनुस्वार लगा हुआ है, और इससे अगला वर्ग वर्ण है हमारे पास थ। तो थ किस वर्ग का है? यह है दोस्तों त वर्ग का। अब त वर्ग का पंचम वर्ण देख लो, त थ द ध न, तो न आ जाएगा, न नल वाला। ठीक है, तो हमारे ये आया यहाँ पे देखो, ये रहा। तो क्या होगा, जो ये न है ये है अनुस्वार के रूप में बोला जाएगा पंथ के साथ में। जब आप पंथ बोलोगे, पंथ, तो न की ध्वनि सुनाई देगी आपको, पंथ। ठीक है दोस्तों, तो यही कारण है कि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं हम पंचम वर्ण के जगह पर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ट वर्ग देख लो। ट वर्ग से हमने लिया पंडित। प पे अनुस्वार का चिन्ह है और आगे भी ड है। प से अगला अक्षर क्या है? ड है। तो ड कौन से वर्ग का है दोस्तों? यह है हमारा ट वर्ग का। ट ठ ड ढ अण, तो पंचम वर्ण कौन सा आ जाएगा हमारा? अण आ जाएगा। तो जो अण का जो अण है पंचम वर्ण, वो कहाँ चले जाएगा? अनुस्वार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे पंडित, तो अण की ध्वनि अपने आप निकल कर आएगी पंडित। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे अनुस्वार से अगला वर्ण हमारा जो है वह है ट वर्ग का है, ड, तो उसका पंचम वर्ण खुद ब खुद बन जाएगा और अनुस्वार के चिन्ह पर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पर पंडित। ठीक है, अब देख लीजिए प वर्ग बचा है आखिरी। प वर्ग से हमने लिया है चंपक। च पे अनुस्वार दिया गया है। ठीक है, और इससे अगला वर्ण है हमारा प। तो प वर्ग का ही है, प फ ब भ म, तो पांचवा वर्ण कौन सा है उसका? म। तो जो अनुस्वार है इसका उच्चारण म के रूप में किया जाएगा। जब आप इसको उच्चारण करेंगे तो देख लीजिए अपने आप ही खुद ब खुद उच्चारित होगा, चंपक। तो म का इस्तेमाल हो रहा है चंपक। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम अपने भाषा में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसको हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो इसको बिल्कुल समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा ध्यान से, बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अयोगवाह में हमारा जो नंबर 2 अयोगवाह है उसका नाम है विसर्ग अयोगवाह। विसर्ग अयोगवाह किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार। यह होता है विसर्ग का चिन्ह, जिसमें हम 2 बिंदी लगा देते हैं ऐसे करके किसी भी शब्द के सामने। ठीक है दोस्तों, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। जैसे ह को बोलते हैं ना हम ह, ऐसे ही इस ध्वनि का उच्चारण होता है। यह स्वर नहीं है, यह स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे अ के साथ जोड़कर लिखते हैं हम। जैसे हमने अ लिख दिया, अ के बाद में हम 2 बिंदी लगा देंगे, तो अब हम अ के साथ में ह की ध्वनि को जब पढ़ेंगे तो अह बोलेगा, अह। ठीक है, अह ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है, अह का इस्तेमाल हम संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही करते हैं। जैसे हमने लिखा प्रातः। ठीक है, जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रातः, बाद में शब्द के ह की ध्वनि आएगी। ठीक है दोस्तों, अतः और स्वतः आदि। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे शब्द है जिनके बाद हम ह की ध्वनि को उच्चारित करते हैं और उनकी जगह पर हम यह विसर्ग अयोगवाह का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, विसर्ग अयोगवाह समझ में आ गया। अब देखिए वर्तमान के समय में एक तीसरे अयोगवाह का भी बहुत अधिक प्रचलन देखने को मिल रहा है, जिसे अनुनासिक अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अनुनासिक अयोगवाह के नाम से। तो अब हम अनुनासिक अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पीछे अयोगवाह में जो हमारा तीसरा, जिसको हम वर्तमान में अयोगवाह को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा अनुनासिक अयोगवाह। इसके अंदर क्या होता है वो देख लीजिएगा। इसमें जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, जब हम किसी वर्ण को बोलते समय, हवा, जो वायु है, हवा है, वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। क्या दोस्तों? जो हवा है वो हमारे नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है, जैसा चांद होता है ना, चांद की तरह ऐसे बना करके उसके अंदर एक बिंदु, ऐसा एक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पता लग गया। उस वर्ण का उच्चारण करते समय जिसमें हमारे नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर निकलती है, उसके लिए हम मात्रा चांद की तरह बना करके उसके अंदर बिंदु बना देते हैं, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं हम? अनुनासिक अयोगवाह।
जैसे हम शब्द लिखते हैं, बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लिखते हैं चांद, हम चांद में चंद्रबिंदु लगाते हैं ऊपर। ऐसे ही हम लिखते हैं आँख, आँख के लिए भी हम ऊपर इसके चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम लिखते हैं दोस्तों सांस, सांस के अंदर भी हम क्या करते हैं, चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्तमान समय में यह अयोगवाह हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक अनुस्वार अयोगवाह और नंबर 2 विसर्ग अयोगवाह। अनुस्वार अयोगवाह के बारे में मैंने आपको बताया था, एक शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा करके हम उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो अनुस्वार अयोगवाह होता है। इसमें हम दो बिंदी, किसी भी वर्ण के पीछे दो बिंदी लगा करके इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, तो यह हमारा विसर्ग अयोगवाह हो गया। इसमें हम ह की ध्वनि के समान इसको बोलते हैं, जैसे ह बोला जाता है ऐसे बोलते हैं। अगर हम इसको कहीं प्रदर्शित करते हैं तो अ के पीछे दो बिंदी ऊपर नीचे लगा करके हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अनुनासिक अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रचलित हो रहा है कि वह क्या है, कैसे है, उसकी परिभाषा कैसे है। ठीक है दोस्तों, इनके विषय में एक बात और है दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, देखिए अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी है। जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग है वो क्या है, व्यंजन भी होते हैं और स्वर भी होते हैं। ठीक है, इसके इन दोनों के बारे में एक व्याकरण शास्त्री हुए हैं किशोरीदास जी। ठीक है, हिंदी व्याकरण के एक ज्ञाता हुए हैं किशोरीदास वाजपेयी। इन्होंने क्या है, इनके बारे में इन्होंने क्या कहा है कि अयोगवाह किसे कहते हैं, जो योग न होने पर साथ रहे। ठीक है दोस्तों, जिनका योग ना हो लेकिन फिर भी वो साथ रहे, उन्हें ही हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो विसर्ग है ये वाला, इसके अंत में तो आती है की आवाज़। ठीक है, और ये लगता है ए के साथ में। ठीक है, तो इन दोनों का योग तो नहीं है ना, कोई योग नहीं है, ये स्वर है ये व्यंजन है, लेकिन फिर भी इन दोनों को साथ में बोला जाता है जब हम बोलेंगे ए। ठीक है, अ की भी आवाज़ रहेगी और बाद में हा की भी आवाज़ आएगी जब हम इसका उच्चारण करेंगे। तो क्या कहा है कि जो योग न होने पर भी, जो योग न होने पर भी साथ रहे, उसको ही हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा किसने दी है, किशोरीदास वाजपेयी जी ने दी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बिल्कुल आराम से। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सके तो इसको कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।